हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और नियमित रूप से आपकी जो ऑनलाइन कक्षाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इनका लाभ आप लोग ले रहे हैं और जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो भी आपके क्लियर हैं, समझ में आपके आ रहे होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे थे पिछले वीडियो में जो अपना निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद की जो धारणा थी उसके बारे में। तो अपन ने निश्चयवाद की तो बात कर ली थी और संभववाद की भी कर ली थी, लेकिन नवनिश्चयवाद का जो पॉइंट था वो अपन ने नहीं पढ़ा था। एक छोटा सा ये पॉइंट है जो बाकी अपना रह गया इस टॉपिक में। तो आज अपन इसकी बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगाइए नव निश्चयवाद की। नव निश्चयवाद। और नव निश्चयवाद को अपन क्या कह सकते हैं? नियो डिटरमिनिज्म, MINISM। देखिए, इसकी बात करें तो ये जो विचारधारा है ये कब अस्तित्व में आई? देखिए, सबसे पहले तो आई निश्चयवाद की, फिर आई संभववाद की। तो निश्चयवाद प्रकृति का पक्ष ले रही थी, प्रकृति का गुणगान कर रही थी और मनुष्य को प्रकृति का दास बता रही थी। फिर आई संभववाद जो मनुष्य को प्रकृति का नियंत्रण करता बता रही थी कि मानव है वो अपनी इच्छा अनुरूप जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर सकता है। तो इन दोनों ही विचारधाराओं को अगर अपन देखें तो मानव और पर्यावरण के संबंधों को व्यक्त करने की ये दोनों ही जो विचारधाराएं थी ये अतिवादी थी और एकांकी थी। मतलब ये दोनों ही अपने अपने एक विचारधारा लिए हुई थी। वास्तविकता दोनों में ही अपन ये कह सकते हैं कि नहीं थी। एक ही पक्ष को दिखाया जा रहा था, दूसरे पक्ष को इसमें नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो ये जो नई विचारधारा आई नवनिश्चयवाद की, इस विचारधारा में क्या हुआ कि इसने एक मध्य मार्ग अपनाया और इस विचारधारा की जनक माने जाते हैं ग्रिफिथ टेलर। तो टेलर ने इस विचारधारा को क्या नाम दिया? इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या रुको और जाओ नियतिवाद की संज्ञा दी। और उन्होंने बताया कि न तो प्रकृति का मानव पर पूर्णतया नियंत्रण है और न ही मानव जो है वो प्रकृति का पूर्णतया विजेता है, बल्कि दोनों का एक दूसरे के साथ में क्रियात्मक रूप से संबंध पाया जाता है। और प्रकृति प्रकृति से ही मानव प्रगति के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करता है और प्रकृति के सहयोग से ही वो आगे बढ़ता है। टेलर की अगर अपन शब्दों की बात करें तो टेलर ने कहा था कि मनुष्य एक देश के विकास की गति तेज कर सकता है, उसे मंद कर सकता है या रोक सकता है। ठीक है, मतलब मनुष्य एक देश का कोई विकास कहीं का हो रहा है तो उसको बहुत तेजी से कर सकता है, उसको धीमा कर सकता है या उसको रोक भी सकता है। ठीक है, लेकिन उसे पर्यावरण के दिशा निर्देशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और विश्व के साधन संपन्न क्षेत्रों में अगर देखें तो जीवन यापन के लिए अनेक संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, परंतु पृथ्वी के विशाल भूभागों में प्रकृति अभी भी कड़े नियंत्रण रखती है। और मनुष्य की जो स्थिति है वो एक बड़े शहर के नियंत्रक की जरूर है, लेकिन उस गति को नियंत्रित वो कर सकता है, परंतु दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता है। दिशा परिवर्तित तो कौन करेगी? प्रकृति ही करेगी। ये किसने कहा? ये कहा टेलर ने। इसके अलावा लेथवेट नामक विद्वान हुए, उन्होंने क्या कहा कि निश्चयवाद और संभववाद की जो विचारधारा है ये स्पेक्ट्रम के दो सिरे हैं और विभिन्न देश काल और विभिन्न लोगों पर पर्यावरण की क्रियाशीलता के सामान्यकरण के लिए कई मॉडल तैयार किए गए हैं। लेकिन निष्कर्ष रूप में अगर अपन कहें तो ये संभववाद या निश्चयवाद सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि जो वास्तविकता है वो इन दोनों में नहीं है। और मार्टिन ने क्या कहा कि भौतिक परिवेश की क्रियाओं का प्रभाव मानव के मस्तिष्क और अनंत उसकी क्रियाओं पर पड़ता है और प्रत्येक कारण का प्रभाव, प्रत्येक प्रभाव के पीछे कारण, मतलब जो भी कारण है उसका प्रभाव रहेगा और जो प्रभाव है उसके पीछे कारण रहेगा। और मानव और प्रकृति के बीच में अंतर क्रियाएं होती है, उन अंतर क्रियाओं के द्वारा ही परिवर्तन होते हैं। इसलिए सारांश रूप में अगर अपन कहें तो न तो मानव स्वेच्छाचारी है और न प्रकृति निरंकुश है। समझे? बस ये इतनी सी बात है। तो चलिए लिख लीजिए अब इसको, नव निश्चयवाद की अवधारणा। और लिखिए, मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों, मानव
पर्यावरण के अंतर संबंधों को व्यक्त करने वाली मानव पर्यावरण के संबंधों को व्यक्त करने वाली निश्चयवादी और संभववादी विचारधाराएं अपने आप में पूर्ण नहीं कही जा सकती क्योंकि ये दोनों ही विचारधाराएं अपने आप में एकांकी दृष्टिकोण रखने वाली है। ये दोनों ही विचारधाराएं अपने आप में एकांकी दृष्टिकोण रखने वाली है। इसलिए इन दोनों ही विचारधाराओं के अलावा एक नवीन विचारधारा विकसित हुई जो नवनिश्चयवाद के नाम से जानी जाती है और इस विचारधारा के जनक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। टेलर को माना जाता है जिनके द्वारा इस संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। इन्होंने यह संकल्पना रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की थी ये? 1880 से 1963 के मध्य इस संकल्पना को विशेष बल मिला था। आगे लिखिए। टेलर ने बताया कि न तो प्रकृति का मानव पर पूर्णतया नियंत्रण है और न ही मानव। क्या बताया टेलर ने? कि न तो प्रकृति का मानव पर पूर्णतया नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति का विजेता है। बल्कि दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से संबंधित है
संबंधित है और और विकास तथा प्रगति के लिए तथा विकास और प्रगति के लिए मानव के लिए यह आवश्यक है कि यह आवश्यक है कि वह वह प्रकृति से सहयोग प्राप्त करे सहयोग प्राप्त करें। इसी संदर्भ में इसी संदर्भ में टेलर ने कहा कि इन्वर्टेड कोमा में लिखना, मनुष्य एक देश के विकास की मनुष्य एक देश के विकास की गति एक देश के विकास की गति को तो तेज कर सकता है या उसे धीमी कर सकता है या फिर उसे रोक भी सकता है लेकिन उसे पर्यावरण के दिशा निर्देशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और विश्व के साधन संपन्न देशों में क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए अनेक संभावनाएं हो सकती है लेकिन पृथ्वी के विशाल भूभागों में आज भी प्रकृति कड़े प्राकृतिक नियंत्रण रखती है और मनुष्य की स्थिति एक बड़े शहर के नियंत्रक की है जो गति को नियंत्रित कर सकता है लेकिन दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता और न ही दिशा को नियंत्रित कर सकता है ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इस प्रकार नव निश्चयवाद की अवधारणा मानव पर्यावरण के संबंधों को समझाने वाली
नवीन और स्पष्ट तथा मध्यमार्गी विचारधारा है। मध्यमार्गी विचारधारा है और ये विचारधाराएं स्पष्ट करती है कि मानव तथा पर्यावरण एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही तंत्र के अंग है और एक दूसरे के पूरक है तथा पर्यावरण मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का प्रेरक तथा प्रभावी तत्व है और जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो वह मानव को भी प्रभावित करता है। साथ ही पर्यावरण का यदि मानवीकरण किया जाए अर्थात मानव यदि पर्यावरण के महत्व को समझे तो ही सही अर्थों में विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके जो मानव पर्यावरण संबंधों की विचारधाराएं थी, इसका टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा और इसके साथ ही आपकी ये मानिए कि लगभग आप आधी यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ यूनिट को अपन अगर देखा जाए तो फोर्थ यूनिट में मुख्य रूप से ये 3 ही टॉपिक है, जिसमें एक तो मानव पर्यावरण संबंध है, दूसरा द्वैतवाद और द्वैतवाद से ही जुड़ा हुआ मात्रात्मक क्रांति ले लीजिए आप छोटा सा पॉइंट, और जो भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो लगभग आप आधी यूनिट इसको मान सकते हैं, ये छोटी छोटी यूनिट है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो अपन क्लास होगी अपनी, उसमें अपन जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा अपना भूगोल में द्वैतवाद, जिसकी हेडिंग आज आप लगा लीजिए भूगोल में द्वैतवाद, और इसकी विस्तृत जो चर्चा है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। अपनी तैयारी करें और नोट्स प्रिपेयर करते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट